खबर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पर मां ने 4 बच्चों की जान ले ली। पानी की टंकी में फेंककर 4 बच्चों की जान ले ली। मां ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। जांच में जुटी हुई है पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में रिश्तों का ही कत्ल, मां ने 4 बच्चों की जान ले ली। पानी की टंकी में बच्चों को फेंका। मां ने भी आत्महत्या की कोशिश की। ने भी आत्महत्या की कोशिश की। अब किन कारणों से उसने ऐसा किया, क्यों अपने बच्चों की भी उसे जान लेनी पड़ी और फिर खुद वो क्यों आत्महत्या करती हुई नजर आई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक मां ने अपने 4 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की। घटना में चारों बच्चों की तो मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। प्रथम दृष्टया घटना के पीछे पारिवारिक कलह नजर आ रहा है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा कह रहे हैं, रीको थाना क्षेत्र धने के तला गांव की ये महिला जिसने अपने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की, ये सूचना उनको मिली। इनमें 2 लड़कियां 2 लड़कों की मौत हो गई। इन बच्चों की मां का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। जांच के बाद ही घटना की वास्तविकता और उसके कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने चारों बच्चों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर मुठभेड़ की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। पुलवामा के निहामा इलाके में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन वहां पर लगाया जा रहा है। मुठभेड़ की खबर, निहामा इलाके की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। दरअसल सूचना ये मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पर आतंकी छिपे। इसके बाद से सुरक्षा बलों का लगातार सर्च अभियान चल रहा है। सैयद तजम्मुल तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, क्या कुछ और जानकारी इस पूरी मुठभेड़ से जुड़ी हुई, क्या अभी भी ये मुठभेड़ जारी है? बिल्कुल, देखिए ये काका निहामा दक्षिणी कश्मीर पुलवामा जिला का इलाका है और इस इलाके में बीती रात से ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और अभी कुछ देर पहले यानी प्री डॉन सेशन में जब सुरक्षा बलों की टीम उस जगह पे पहुंची, इंटरसेप्ट हुआ, उसके बाद मिलिटेंटों को सरेंडर करने का ऑफर दिया गया, जिसके बाद गोलियां चली और दोनों अतराफ से कुछ देर तक जो है एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई। लेकिन उसके बाद अभी तक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोलियां रुक चुकी है, लेकिन इस इलाके में न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी बल्कि राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट भी उसको भी तलब किया गया और हो सका कि रेइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ी तो शायद मजीद फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। इस बीच में ये इनकाउंटर उस वक्त हुआ जब काउंटिंग में कुछ चंद घंटे बचे हैं और कल इन इलाकों में जो है काउंटिंग श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में होगी। लिहाजा ये जो इनकाउंटर है ये कोई आम इनकाउंटर नहीं हो सकता है कि निहामा, काकापोरा, पुलवामा में छिपे मिलिटेंटों को टारगेट कुछ और हो। लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस आर सुरेन ने कल ही अपने बयान में कहा था कि लॉन्चिंग पैड्स पे 50 से 60 के करीब मिलिटेंट मौजूद हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करने के फिराक में बैठे हुए हैं। लिहाजा सरहद के उस तरफ से मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने का जो सीज फायर का जो वादा किया गया था उस पर शायद अमली तौर पर हमसाया मुल्क नहीं खड़ा हो सका। कश्मीर घाटी के इस इलाके में हालांकि बीते वर्षों में इन इलाकों में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी प्रभावित एरिया रहे, लेकिन काफी एरिया में मिलिटेंसी फ्री जम्मू कश्मीर पुलिस ने एरिया को डिक्लेयर किया। लेकिन ये निहामा, काकापोरा, श्रीनगर जो बॉर्डर पर है और इस एरिया से श्रीनगर ज्यादा दूर भी नहीं है और ज्यादा पास भी नहीं है। इस एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग रुक गई है, कुछ देर बाद हो सकता है कि कैजुअलिटी या हो सकता है इसमें इंजरी वगैरह की कोई खबर होगी, उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल निहामा, काकापोरा, पुलवामा में मिलिटेंटों के साथ इनकाउंटर के बाद फायरिंग हुई थी। फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुक चुकी है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। किस किस तरह की चुनौतियां इस वक्त हैं सामने? देखिए, क्योंकि सिविलियन एरिया है और ये जो एरिया है ये बिल्कुल श्रीनगर से नजदीक है और इस एरिया में जब आप देखेंगे तो सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन चलाने के लिए सुबह सुबह स्कूली बच्चों का स्कूल की तरफ रुख करने का सिविलियन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है।
श्रीनगर और पुलवामा में सुबह सुबह जो मिल्क लेकर या दूध लेकर जो सिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह लेकर जो काफिले आ जाते हैं, लिहाजा ये आबादी का एरिया है और इन सब चीज़ों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी और जम्मू कश्मीर पुलिस को न सिर्फ हाईवे पे नजर रखनी होगी, क्या सिर्फ एक ही जगह मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि एरिया न्यामा, काकापोरा, पुलवामा का जो एरिया है इसमें कई बार इस तरह के इनकाउंटर हमने पहले भी देखे और इसी तरह की सूरत हाल जो है तकरीबन 3 साल पहले हफ्तों में कई बार पेश आती थी। लेकिन चुनौतियां यह है कि सुरक्षा बल इस तरह से सिविलियन को बचा कर इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ क्लोज करें। और दूसरी बात यह है कि क्या जो मोमेंट या भागने के जो रास्ते हैं उनमें रेनफोर्समेंट के बाद क्या बाकी वहां से रास्तों को सील किया जा चुका है, ये तमाम तर चुनौतियां हैं सुरक्षा बलों के लिए इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने से पहले। अब सिविलियंस को कोऑपरेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविलियंस अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में जो अब लगातार यहाँ पर अब अभियान चलाया जा रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अभी उसे लेकर क्या स्थिति है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, सर्च ऑपरेशन जब आप इस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि इस एरिया में लोगों से कहा गया है कि वो अपने अपने घरों में बैठे बाहर, हालांकि मीडिया का जो मूवमेंट होगा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे के आसपास में, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान उठाना पड़े। और तीसरी बड़ी बात है कि क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और रात होने से पहले कई मौकों पर हमने देखा कि ऐसे इनकाउंटर कई दिनों तक भी चले हैं और जिसके बाद रात को जो है इस इनकाउंटर को कई बार हॉल्ट पे भी रखा गया। लेकिन अभी चूंकि सुबह सुबह का वक्त है और अगला 1 घंटा जो है वो बड़ा क्रूशल है, मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास में सुरक्षा बल कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं इस इनकाउंटर के बारे में। क्या इंटरसेप्ट होने के बाद, गोलियों का एक्सचेंज होने के बाद इस मिलिटेंट वहीं पे मौजूद थे, क्या एक्सचेंज में, फायरिंग में उनका नुकसान हुआ है, या जो सील कर दिए गए थे रास्ते थे जो श्रीनगर नवगाम की तरफ रास्ते आते हैं, जो कनीपोरा, खनीहामा और आसपास के इलाके में जो ऑर्चर्ड्स, घने ऑर्चर्ड्स हैं, उसकी तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको क्या वाकई पूरा सील कर दिया गया था। ये तमाम चीजें जो है अगले 1 घंटे में मुझे लगता है कि पूरा अपडेट हो जाएगी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और उस बीच जब यहाँ बात की जा रही है सर्च ऑपरेशन की, तो क्या ये किसी इनपुट के आधार पर था या किस तरह से ये पूरा एक्शन मोड यहाँ शुरू हुआ? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं सैयद तजम्मुल, लगता है हमारे सहयोगी इस वक्त व्यस्त हो गए हैं, दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे पूरी जानकारी लेने की। लेकिन न्यामा इलाके में मुठभेड़ लगातार जारी है, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है और जैसे कि अभी बता रहे थे सैयद तजम्मुल कि ये सिविलियन एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपना दूध, ब्रेड और ये सब साजो सामान लेकर आते हैं, तो ऐसे में ये सब चुनौतियाँ हैं जिनसे पार पाते हुए इस अभियान को अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल अभी कुछ देर के लिए जो फायरिंग है वो रोकी गई और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अपना बिजनेस की। अखबारों में भी इसकी जानकारी दी गई है। देखिए, यूनियन बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब 8% तक सालाना रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि यूनियन बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। 8% तक सालाना रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं। पूजा, देखिए, जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करें इसके लिए, और क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि जब से खाते खुले, लोगों का पैसा जाना शुरू हुआ है खातों में, तो बैंक्स भी बहुत अच्छी लोगों के लिए स्कीम्स लेकर आए हैं। एफडी को लेकर आप देखिए, हर दिन कोई ना कोई बैंक कोई नई एफडी को लेकर अपना फैसला लेता है। अब यूनियन बैंक की बात करते हैं। यूनियन बैंक में क्योंकि देखिए जनधन खातों की अच्छी खासी तादाद है, मिडिल क्लास फैमिली के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो ऐसे में ये जो बैंक्स हैं इनको भी जाहिर तौर पर देखिए अगर पैसा आता है तो उनको मुनाफा होता है, तो ऐसे में लोगों को ये लोग अच्छे ऑफर दे रहे हैं ताकि लोग उनके बैंक में इन्वेस्ट करें। तो ऐसे में आमतौर पर देखिए 7.5% तक या फिर इसी तरह का रहता है एफडी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, लेकिन लोग ज़्यादा आप ही के पास आए इसके लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। तो ऐसे में फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। मुझे लगता है रंजना मेरी तरफ देख रहे हैं। रंजना, आपके पास कोई खास जानकारी है क्या?
बिल्कुल पूजा, आपने इससे जुड़ी सारी खबर बता दी है। बढ़ते खबरों में आगे और गौतम अडानी पर बात करेंगे, जहां गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर उद्योगपति बने। 9.26 लाख करोड़ की नेटवर्थ और अंबानी को पीछे छोड़ा है, लेकिन दुनिया में 11वें नंबर पर हैं। फिर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अखबारों में भी इसका जिक्र है। अंबानी को पीछे छोड़ अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और इस साल अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो 26.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और 2024 में अब तक गौतम अडानी ने संपत्ति 26.8 अरब डॉलर बढ़ी है। अंबानी की संपत्ति 12.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और अडानी 2022 में एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बने थे। हालांकि 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयरों में 70% तक की गिरावट आने से वह 30वें स्थान पर खिसक गए थे। तो अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर अब एशिया और भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए और उनकी संपत्ति की अगर बात करें तो 12.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। 26.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ईपीएफओ ने शुरू की है नई सुविधा, चेक पासबुक की कॉपी दिए बगैर पीएफ दावा निपटेगा। खाते में बदलाव के लिए मानक प्रक्रिया जारी, विशेष रंग से सत्यापित खातों की पहचान होगी। तो देखिए ईपीएफओ ने भी नई सेवाएं शुरू की हैं। देखिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में जाहिर तौर पर जनता के लिए सहूलियत हो, इस पर काम किया जा रहा है। महिमा, चेक पासबुक की कॉपी दिए बिना पीएफ का दावा निपटेगा। अखबार में इसका जिक्र, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ के नए सर्कुलर के मुताबिक दावों को निपटाने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई। इसके तहत जिन ऑनलाइन दावों में बैंक केवाईसी को सत्यापित किया गया है, नियोक्ता की ओर से अन्य सत्यापन दस्तावेजों के लिए डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किए गए होंगे। वहां पर चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करना अब जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में ऐसा न करने पर दावों को खारिज कर दिया जा सकता है। खाते में बदलाव के लिए मानक प्रक्रिया जारी की गई है, यानी कि ग्राहक किसके जरिए 10 तरह के बदलाव आप कर सकते हैं। नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता माता पिता का नाम, रिश्ता, विवाहिक स्थिति, जुड़ने की स्थिति, ये सब चीज़ें अब जो है वो आप बदल सकते हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना जो है वो भेज दी गई है। इसके अलावा जांच कैसी हो गई ये भी आपको बताते हैं। ऑनलाइन बैंक केवाईसी की मदद में सत्यापन किया जाएगा। नियोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करके बैंक खाते का ब्यौरा भी जांचेगा और फिर भी जांचा जाएगा कि दावा करने वाला सदस्य आधार सत्यापित है या फिर नहीं। और ऐसा करने से क्लेम को सेटल में करने में तेजी आएगी। पीएफ का पैसा जल्द बैंक खाते में आ जाएगा। तो सुविधा सहज और सरल यहाँ पर ईपीएफओ को लेकर की जा रही, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो पीएफ का पैसा जल्द से जल्द बैंक में लाने के लिए। और क्लेम को सेटल करने में भी यहाँ पर इस प्रक्रिया के बाद तेजी आएगी। इसके तहत जिन ऑनलाइन क्लेम में बैंक केवाईसी को बैंक और ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया गया है, उसमें हस्ताक्षर किए गए होंगे, उसमें जल्द से जल्द सत्यापित करना अनिवार्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी हाईवे पर सफर करना हुआ है महंगा। एनएचएआई ने 5% टोल बढ़ा दिया है। एक्सप्रेस वे पर टोल 5% बढ़ा दिया गया है और आज से ये नई दरें लागू होने वाली हैं। तो अब असर इस खबर का आपकी जेब पर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टोल टैक्स के द्वारा जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो जाएंगी। 5 रुपए से 15 रुपए तक ज्यादा अब आपको अलग अलग टोल पर अलग अलग उसके अनुसार आपको चुकाने पड़ेंगे ज्यादा। एनएचएआई के द्वारा टोल टैक्स की नई दरें तय की गई थी वो अप्रैल से लागू की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते टोल टैक्स की बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। लेकिन 2 जून की रात यानी कि 12 बजे से बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही झांसी कानपुर हाईवे पर पड़ने वाला जो टोल है, शिवपुरी हाईवे पर पड़ने वाला जो टोल है, दतिया झांसी ललितपुर हाईवे का टोल, झांसी खजुराहो हाईवे का टोल, ये तमाम ऐसे टोल है जहां पर आपको 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। इस दरमियान आपको बता दें, टोल टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर नाराजगी जता रहे हैं और आपको बता दें कि अब जो नई दरें हैं वो रात 12 बजे से लागू भी हो गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते, पेरिस ओलंपिक 2024 बॉक्सर अमित पंघाल को ओलंपिक का टिकट मिला। क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय मेल बॉक्सर वो बने हैं। बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में चीन के लिए लियू चुआंग को उन्होंने हराया। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में अपना दमखम वो दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अखबारों में भी इसका जिक्र है। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें, T20 विश्व कप की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की पहली जीत हुई है। कल हमने देखा कि सबसे बड़े विश्व कप का अमेरिका में बैंड बाजे के साथ रंगारंग आगाज हुआ। 5 विकेट से पापुआ न्यू गिनी को हराया। सेसे बाऊ की अगर बात करें, मेहनत पर पानी फिरते हुए नजर आया उनकी। और इसके अलावा रॉस्टन रसल ने भी अंतिम ओवरों में मैच पलटा है। तो आज विश्व कप 2024 को लेकर के हिंदुस्तान अखबार में भी एक विशेष सेगमेंट बताया गया, जैसे कि कल हमने देखा कि जब इस
इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ तो बैंड बाजों के साथ अलग अलग रंग देखने को मिले। इसके अलावा टेक्सास में रविवार को उद्घाटन समारोह में कलाबाजियां दिखाती हुई कलाकार, इसकी एक फ़ोटो भी क्लिक की गई है। तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भारत का मैच एक तो 5 तारीख को है, 9 तारीख को भारत का पाकिस्तान से भी मैच होने वाला है, जिसको लेकर के सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भी है। लेकिन फर्स्ट मैच की अगर बात करें तो अमेरिका ने उद्घाटन मुकाबले में 7 विकेट से धोया। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और एक्ट्रेस रवीना टंडन पर लगा आरोप, बुजुर्ग महिला से मारपीट का आरोप लगाए। गुस्साए लोगों ने रवीना की कार को घेरा, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर है जहां उन पर और उनके ड्राइवर पर एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का आरोप है, उनके परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बालक आपके पास हालांकि एक और वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें स्थानीय लोग रवीना और उनके ड्राइवर पर 3 महिलाओं से मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। खार थाने के अधिकारी के अनुसार वारदात के वक्त रवीना का ड्राइवर गाड़ी रिवर्स कर रहा था। विवाद बढ़ने पर रवीना भीड़ से बात करने के लिए अपनी कार से निकलकर बाहर आई तो उन्हें लोग धक्का देने लगे और उनसे मारपीट भी उस दौरान की गई है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रवीना की आवाज आ रही है और कह रही है कि प्लीज मुझे आप मत मारिए। तो ये वीडियोस जो अलग अलग वायरल हो रहे हैं, दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन उनके ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाकर भीड़ ने रविवार को दोनों पर हमला कर दिया और उसके बाद की वीडियोस जो कि सामने आई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेतन्याहू सरकार में मंत्री की धमकी। पूजा, देखिए बिल्कुल, हमास के खात्मे के बगैर जंग रोकी तो सरकार गिरा देंगे। समझौते के लिए हमास और इजराइल पर यह दबाव है। तो नेतन्याहू सरकार में मंत्री की धमकी, हमास के खात्मे के बगैर जंग रोकी तो सरकार गिरा देंगे। समझौते के लिए हमास और इजराइल पर दबाव भी बनाया जा रहा है। तो देखिए, नेतन्याहू सरकार में ही मंत्री की यह धमकी है, जंग रोकी तो फिर सरकार गिरा देंगे। समझौते के लिए हमास इजराइल पर दबाव लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है, इस बीच इजराइल हमास के बीच लगातार जंग जारी है और ऐसे में रूस अमेरिका अलग अलग देशों के साथ में खड़े हुए हैं। नेतन्याहू सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमास के खात्मे के बगैर जंग नहीं रुकने वाली है। और अब आगे बढ़ेंगे। भारत पर आतंकी नजर। दरअसल सीमा पर बड़ी आतंकी साजिश पाकिस्तान रच रहा है। एलओसी पार लॉन्च पैड पर 70 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। सुरक्षा बल सतर्क हैं और इसको लेकर उनकी मुस्तैदी सुरक्षा बलों की लगातार जारी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 70 आतंकी वहां से घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को पुख्ता निर्देश हैं कि किसी भी तरीके की यहां पर सख्ती बरती जाए। हर तरीके से सीमा पर बड़ी आतंकी साजिश क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। एलओसी पार जो लॉन्च पैड है वहां पर अब ये सुरक्षा बल सक्रिय हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी की हत्या, जेल में बंद कैद 5 लोगों ने हत्या कर दी। लोहे के ढक्कन से मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी मृतक था और सीरियल ब्लास्ट केस में उम्र कैद की सजा उसको हुई थी। महाराष्ट्र की कलंबा जेल में कैदी की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिस कैदी की हत्या की गई वो 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में दोषी था और जेल में सजा काट रहा था। मृतक का नाम मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली खान बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या सुबह करीब 8 बजे की गई, जब हत्यारों ने ड्रेनेज के ढक्कन को सिर पर मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और देखिए, इस हत्या का इल्जाम जेल में ही कैद 5 लोगों पर लगा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई की भी जारी। अखबार में पीएम नरेंद्र मोदी का लेख, आज निरंतर योगदान का समय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये लेख में लिखा है, आज बलिदान नहीं योगदान का समय है। कन्याकुमारी में साधना के नए संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लेख में लिखा गया। 25 साल में नए भारत की नींव रखनी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का लेख और नए भारत का यह स्वरूप हमें गर्व और गौरव से भर देता है, लेकिन यह 140 करोड़ देशवासियों को उनके कर्तव्यों का एहसास भी करवाता है। अब एक भी पल गवाए बिना हमें बड़े दायित्व और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें नए स्वप्न देखने हैं। हमें भारत के विकास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। तो साधना से निकले नए संकल्प, इसी हेडलाइन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का ये आर्टिकल अखबारों में मेरे पास अमर उजाला, जिसमें ये आर्टिकल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के कितने सारे अनुभव, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं स्वयं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हूं। मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। शुरुआती पलों में चुनाव का
कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियां, रोड शो को देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और शब्द अपने आप शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का प्रभाव और तीव्र हो गया। ये आर्टिकल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, पर कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहाँ पर आया था। तो देखिए, कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के बाद में पीएम मोदी ने अपने उस अनुभव को साझा करते हुए एक लेख लिखा है, जिसका जिक्र अभी रंजना कर रही थी कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से उस जो कौतूहल था उसमें कैसे एक साधना के जरिए एक अलग शक्ति उन्होंने हासिल की है, और जो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मददगार होगी, क्योंकि जब आप एक नए संकल्प की, पीएम मोदी नए संकल्प की बात कर रहे हैं उस लेख में। आगे बढ़ते बात होगी ओडिशा में इस वक्त जो आफत की गर्मी है, ओडिशा में 72 घंटे में 99 लोगों की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक से अब तक 141 लोगों की जान जा चुकी है। तो देखिए, और अभी भी राहत नहीं मिलने वाली ओडिशा में। खास तौर पर अगर बात करें तो देखिए, जो जिन 11 राज्यों का जिक्र है कि हीट वेव की मार लोगों पर फिर से पड़ने वाली है, तो उसमें ओडिशा का भी नाम है। और अब तक ओडिशा में 141 लोगों की मौत इसी हीट स्ट्रोक के कारण जा चुकी है। और अब बात होगी अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा 10 लाख लोगों के पहुंचने के आसार हैं। रोज करीब 1.5 लाख लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। भोजन का इंतजाम उनके लिए किया जा रहा है। 1.5 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है, क्योंकि 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। और ये उम्मीद है, अब तक 3 लाख लोग क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और उम्मीद है कि करीब करीब डेली के बेसिस पे बात करें तो 1.5 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके भोजन का इंतजाम किया जा रहा है, उनके रुकने का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। अमरनाथ यात्रा रिकॉर्ड 10 लाख लोगों के पहुंचने का आसार, इसलिए रोज 1.5 लाख लोगों के भोजन और रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड में, क्योंकि आपने देखा चारों धाम के दर्शनार्थी भी कितनी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। बोर्ड का अनुमान है कि इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचेंगे, इसलिए कैंप, अस्पताल, सुरक्षा बल, लंगर सब कुछ यहां पर बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सड़क हादसा हुआ, टैंकर से टकराए। बेकाबू कार हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टैंकर से बेकाबू कार टकराई, हादसे में कई लोग घायल हो गए। आप उस गाड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा था। टैंकर से टक्कर हुई है बेकाबू कार की। बार बार प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है और लोगों से अपील की जाती है कि आप सावधानी से गाड़ी चलाइए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते। आप फिर से आप देख सकते हैं कई लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से तस्वीर, जहां दर्दनाक हादसा, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही।